नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और नवंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले नवंबर महीने के 3 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं और इस पार्ट का पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्रीवियस जो नवंबर महीने के पार्ट हुए उनका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलते हैं, रिसेंटली रिमोट विलेज ऑफ रारिक कनेक्टेड टू हाई स्पीड 4G ब्रॉडबैंड सर्विस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो है एक रारिक विलेज है दूरदर्शी, ये दूर दराज का जो विलेज है इसको बोलते हैं 4G के साथ जो है वो जोड़ा गया है, 4G ब्रॉडबैंड के साथ इसको जोड़ा गया है। तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है? तो इसको जो 4G के साथ जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है BSNL के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन पूछने का यहाँ पर अलग अलग वे हो सकता है। कई बार क्या पूछ सकते हैं कि ये जो रारिक विलेज है ये जो है वो अभी 4G सर्विस से जोड़ा गया है, ये हिमाचल के कौन से जिले में जो है वो आता है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जो है वो आता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये रारिक विलेज जो है वो आता है। यहाँ का रिमोट विलेज है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर 4G सर्विसेज जो है वो पहुंची हैं। 4G ब्रॉडबैंड सर्विसेज BSNL के द्वारा यहाँ पर पहुंचाई गई है। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ये कहती है कि हम मतलब हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गए हैं भारत का जिनके द्वारा जो है वो 100% अप्रूवल दे दिया गया है लैंड का। अगर कहीं पर भी 4G सर्विसेज लगनी है तो सरकार उनके 100% अप्रूवल दे देती है, सरकार अपनी तरफ से कोई दिक्कत आने नहीं देती। और कुछ और भी बातें कही गई थी कि इससे जो है वो क्या फ़ायदा हुआ, इससे जो है वो प्रदेश के जो दूर दराज गाँव हैं वहाँ पर 4G के टावर जो है वो लगाए गए, मतलब गवर्नमेंट जल्दी क्लियरेंस दे देती है। तो इजीली 4G टावर जो है कंपनीज यहाँ पर स्टेबलाइज कर सकती हैं, बना सकती हैं, लगा सकती हैं। और ये भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 366 वन स्थल ऐसे हैं और 46 सरकारी स्थल ऐसे हैं जहाँ पर मंजूरी दी गई है कि टावर वगैरह यहाँ पर लगाए जाएं, 4G सर्विसेज जल्दी से जल्दी पहुँचाई जाएं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था वो मैंने बता दिया आपको। रारिक विलेज कहाँ पर पड़ता है? कई बार तो कुछ नहीं होता है एग्जाम में, सिंपल मैच करने के लिए अलग अलग गांव दे दिए जाते हैं। तो एक रारिक गांव इस तरह से आ जाएगा। किसके साथ मैच करेंगे आप? लाहौल स्पीति के साथ जो है वो मैच करेंगे। लाहौल स्पीति का ये दूर दराज का गाँव आता है। ठीक है जी, तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर बोला गया है अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं सेली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं सेली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल के किस जिले से संबंधित है? अब देखो, ये किस जिले से संबंधित यहाँ पर जब पूछा गया है तो आपने ध्यान रखना है कि ये परियोजना चर्चा में थी। चर्चा में क्यों थी वो भी मैं बताऊंगा आपको, परंतु समझिए कि ये है कहाँ पर। सबसे पहले ये लाहौल स्पीति में जो है वो है। देखो, आपने हिमाचल भवन का केस सुना होगा तो कॉन्टेक्स्ट वहीं से जो है वो लिंक होता है। हिमाचल जो भवन है दिल्ली में, उसको जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए कि अटैच कर लिया जाए उस प्रॉपर्टी को। वो हिमाचल सरकार की प्रॉपर्टी है और उसको अटैच करने के ऑर्डर जो था वो दिए गए थे। अब क्यों ये ऑर्डर दिए गए वो बात समझते हैं। वो जितनी भी ये सारी की सारी कहानी है वो सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात ऐसी है कि बात ये वर्ष 2009 की है। 2009 में जो था ये प्रोजेक्ट दिया गया है कंपनी को, उस कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया, उस कंपनी ने जो था वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना था। अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना था तो ये सरकार की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी सड़क निकलनी है वो सड़क निकलवा कर दे, और जितनी भी प्रोजेक्ट निकालने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं जो है वो सरकार दे। उस टाइम जब प्रोजेक्ट ये दिया गया था तो कंपनी के द्वारा जो था वो 64 करोड़ रुपए का जो है वो प्रीमियम जमा करवा दिया गया था। उस कंपनी ने जो था ये प्रीमियम जमा करवा दिया था और कंपनी को जो था वो जितने भी कानून थे वो सारे बता दिए गए थे। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और कंपनी के द्वारा कुछ टाइम के बाद ये कहा गया कि भाई सरकार के द्वारा हमें सुविधाएं नहीं दी गई और इस प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय जो था वो ले लिया गया। प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय ले लिया गया था। इस निर्णय पर जो था ये होता है कि ये प्रोजेक्ट फिर से सरकार को वापस दे दिया जाता है और कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में फिर ये आदेश चलता है और कोर्ट के द्वारा जो है वो आदेश दिया जाता है बाद में चलकर कि 64 करोड़ रुपया जो इनके द्वारा प्रीमियम जमा करवाया गया था उस प्रीमियम को सरकार को वापस करना होगा। अब इतने साल हो गए थे तो ये प्रीमियम 100 करोड़ से भी ज़्यादा जो था वो बन गया था, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट भी जो है वो लगता है और इंटरेस्ट लगता है। और सरकार ने ये कहा कि हम जो है वो क्या करेंगे, जो हिमाचल की प्रॉपर्टी है दिल्ली में उसको जो है वो कुर्क कर लिया जाए, उसको जो है वो अटैच किया जाए इसके साथ।
क्योंकि ये राशि जो था वो अदालत में जमा नहीं करवाई गई थी। तो ये सारा मैटर जो था वो हुआ था। फिर सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर अपना पक्ष जो है वो रखेंगे, वो सारी बातें जो है वो हुई। ये जो सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये लाहौल स्पीति में है। कितने मेगावाट की ये परियोजना थी? 320 मेगावाट की ये परियोजना बननी थी। क्या क्या पूरा केस हुआ था? तभी हिमाचल भवन बहुत चर्चा में आया था, जो कि चंडीगढ़ में है। हिमाचल की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग स्टेट्स में है, जैसे कि चंडीगढ़ में भी हिमाचल भवन जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि ये जो इस तरह के भवन बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हिमाचल से जब कोई लोग जाए, चंडीगढ़ में तो बनाया गया है ताकि पीजीआई लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, किसी और काम से जाते हैं, तो उनको वहाँ पर रहने के लिए जो है वो अरेंजमेंट हो सके, उनको सुविधाएं वहाँ पर मिल सके, इसलिए जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ बनाई जाती हैं। दूसरा, दिल्ली का भी वही है कि अगर दिल्ली राजधानी है तो बहुत सारे स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर हैं, तो हिमाचल की भी प्रॉपर्टी वहाँ पर है ताकि लोग यहाँ से दिल्ली जाएँ काम से तो उनको रहने की सुविधा हो सके। 320 मेगावाट की ये परियोजना है, बस इतना ध्यान रखना है। चेनाब नदी के ऊपर ये बननी थी, ठीक है। इस तरह से ये इस परियोजना के बारे में हो गया। क्यों ये चर्चा में आया वो भी मैंने बता दिया। ये पूरा का पूरा जो है वो आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन, जिसको HPMC बोलते हैं HPMC विल एस्टेबलाइज अ वाइनरी एट। तो हिमाचल प्रदेश का जो HPMC है वो एक वाइनरी स्थापित करेगा। वो कहाँ पर वाइनरी स्थापित की जाएगी? तो देखो ये बात कही गई कि 86 करोड़ रुपए से जो है एक वाइनरी जो है वो स्थापित की जाएगी। इस वाइनरी को बनाने की जो है परमिशन दी गई है, तभी ये चर्चा में आई। और ये वाइनरी जो है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये जो है पराला में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए सही आंसर है। कई बार पराला ना ऑप्शन देकर ठियोग भी ऑप्शन में दे सकते हैं, क्योंकि ठियोग के समीप ही ये पराला पड़ता है जहां पर ये वाइनरी जो है वो स्थापित की जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा? HPMC को इसको स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है, तो यहाँ से लोकल लोगों को जो है वो रोजगार मिलेगा। और साथ में ही देखो ये जो सारी बेल्ट है ठियोग पराला वाली, ये जो है वो सेब की बेल्ट है। आसपास के क्षेत्र में सेब काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो सेब के भी अच्छे दाम मिल पाएंगे। लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कम से कम खर्चा करना पड़ेगा। साथ में ही हम बात करें यहाँ पर HPMC की भी, तो HPMC की बात करना भी ज़रूरी है। HPMC की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1974 में जो था वो की गई थी। 1974 में इसकी स्थापना की गई है। HPMC के जो है वो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थित हैं, जैसे कि परमाणु में जो इसका फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट स्थित है वो 18,000 मैट्रिक टन पर सीजन जो है वो उसकी कैपेसिटी है। एक जरोल जो कि सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है, वहाँ पर भी जो है वो एक इसका फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है जिसकी कैपेसिटी 3,000 मैट्रिक टन पर सीजन है। और एक फ्रूट प्लांट इसका पराला ठियोग में भी है। ठियोग पराला शिमला में ये पड़ते हैं और 18,000 मैट्रिक टन पर सीजन जो है वो इसकी भी कैपेसिटी है। तो इनकी कैपेसिटी भी ध्यान रखनी है। पब्लिक सर्विस कमीशन बड़े घुमाकर जो है वो कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने 3 तरह के आपको ये फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट HPMC के बताए। एक तो पराला ठियोग में है, 18,000 मैट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। एक परमाणु में है, इसकी भी 18,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी है। और एक जरोल जो कि सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है, वो भी बताया। उसकी कैपेसिटी कितनी है? उसकी 3,000 मैट्रिक टन पर सीजन जो है वो कैपेसिटी है। तो इनकी कैपेसिटी ये कहाँ पर स्थित है, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल परचेज काऊ एंड बफेलो मिल्क एट द रेट ऑफ। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार गाय और भैंस का दूध किस कीमत पर जो है वो खरीदेगी। देखो हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो बजट में भी अनाउंस किया था, परंतु अभी गिरिराज पत्रिका में एक स्पेशल आर्टिकल इसके ऊपर जो था वो आया था, जहाँ पर बात की गई थी कि ये जो गाय और भैंस का दूध है इसको सरकार खरीद रही है और इसको जो है वो किस रेट पर खरीदा जा रहा है? 45 रुपये पर लीटर और 55 रुपये पर लीटर पर खरीदा जा रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो गाय का दूध है, गऊ का जो मिल्क है वो 45 रुपये पर लीटर है और बफेलो का जो है वो 55 रुपये पर लीटर है। पहले इनके रेट्स कुछ और हुआ करते थे। पहले जो गाय का दूध था वो 38 रुपये पर लीटर मिलता था और लेते थे ये, और जो भैंस का था वो 47 लेते थे, परंतु अब इनके दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब देखो क्या होता है ना, जब दूध इकट्ठा किया जाता है तो क्या होता है, दूध इकट्ठा करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप एक एक बोतल उठाकर हर किसी के घर जाएंगे, नहीं वैसा नहीं होता। इसको जब दूध को इकट्ठा करना होता है तो रेफ्रिजरेटर की जो वैन्स होती हैं, जिन वैन्स में रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं, रेफ्रिजरेटर मिल्क वैन उनको बोलते हैं, वो भी जो है वो चलती हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेटर मिल्क वैन है ये भी जो है वो युवाओं को उपलब्ध करवाई गई हैं। लगभग 200 के करीब 200 रेफ्रिजरेटर मिल्क वैन जो है वो उपलब्ध कराई गई हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर
पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। इनके ऊपर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई है, 50% सब्सिडी देकर जो है वो सरकार ने ये रेफ्रिजरेटर, मिल्क वैन जो है वो युवाओं को जो है उपलब्ध करवाई हैं। एक तो यहाँ से उनको रोजगार मिल गया, दूसरा दूध इकट्ठा करने में, और दूध खराब भी नहीं होगा, दूध इकट्ठा करने में भी हेल्प है, लोगों के घर जाकर इजीली जो है वो दूध इकट्ठा किया जा सकता है। साथ ही आपको पता है एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो चला है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ऊना डिस्ट्रिक्ट के बसाल में डेनमार्क जो कंट्री है, डेनमार्क के सहायता से, डेनमार्क यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट देगा, डेनमार्क की तकनीकी सहयोग से 44 करोड़ रुपए की लागत से एक उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ये भी बात कही गई। ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ये आपने ध्यान रखना है कि इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ऊना के बसाल में, ये ऊना का बसाल आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊना के बसाल में एक जो है वो डेनमार्क कंट्री है, उसकी टेक्निकल सपोर्ट से एक उत्कृष्टता केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। वहाँ से भी जो है वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी तो उसका काम चल रहा है, अभी तो उसके लिए भूमि आवंटित की गई है, फिर उसके बाद धीरे धीरे काम चलेगा, तब फिर से वो चर्चा में आएगा ही आएगा, तब हम फिर से पढ़ेंगे उसको। परंतु फिलहाल इतना याद रखना, ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसको कब जो था वो लॉन्च किया गया था? तो इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। कई बार तो सिंपली क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन सा मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो था वो वर्ष 2014 में जो था वो लॉन्च किया गया था, वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो जुड़ी हुई है, परंतु उससे पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो गया, आने वाले एचपीआरसी के सब इंस्पेक्टर जैसा कि कोई भी एग्जाम हिमाचल का है, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो देखिए इसके लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है। ये टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, ये कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर एक बात आपको डिटेल से बताई जा रही है, और जो भी टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ दी जा रही है, ताकि एक तो आपके नोट्स बन सकें, दूसरा आपका रिवीजन अच्छे से हो सके पेपर के नज़दीक और पेपर से पहले। अब पेपर से पहले आप 2-3 बार कम से कम रिवीजन कर सकें और पेपर के नज़दीक आप क्विक रिवीजन कर सकें, ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक हिमाचल जीके की 6 टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज हम दे चुके हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल जीके है उसकी 2 टेस्ट सीरीज जो है वो दे चुके हैं। आगे आने वाली टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जो कि टेस्ट सीरीज ग्रुप पर जो है वो मिल जाएगा। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो अभी स्लॉट 1 में अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ आप अवेल कर सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलने वाली है, चाहे आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है और इसमें हम ये मान के चले हैं कि एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेला हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जल्दी से अवेल कर लीजिए स्लॉट 1 में, क्योंकि ये डिस्काउंट स्लॉट 1 में ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बोलते हैं विच रूलर ऑफ बिलासपुर इंस्टॉल्ड रानी कुमकुम देवी आइडल। तो बोलते हैं कि बिलासपुर के किस राजा ने कुमकुम देवी की मूर्ति स्थापित की थी। तो बिलासपुर के एक राजा थे जिनके द्वारा कुमकुम देवी, जो कि एक रानी हुआ करती थी बिलासपुर रियासत की, उनकी एक मूर्ति जो था वो बनाई थी। पूरी कहानी समझेंगे क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे है। देखो ये कहानियाँ हिमाचल हिस्ट्री के बारे में तो बताती हैं, आपको कल्चर से अवेयर कराती हैं और एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आपके लिए लाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, बिलासपुर के एक राजा थे जिनका नाम था भीमचंद, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा अपनी सौतेली माँ जिनका नाम रानी कुमकुम था, उनकी मूर्ति जो था वो बिलासपुर में बनवाई गई थी। बिलासपुर में जो धौलरा मंदिर है वहाँ पर ये मूर्ति बनाई गई थी और आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं। मूर्ति जो बनी हुई है वो रानी कुमकुम देवी की बनी हुई है और साथ में उनकी बेटी की भी वहाँ पर है, जहाँ पर लोग पूजा भी करते हैं। पहले तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता हूं, चाहे वो आर्टिकल में ना भी हो, परंतु जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो मैं आपको यहाँ से क्लियर करवाता हूँ। राजा भीमचंद से पहले राजा दीपचंद बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। राजा दीपचंद बिलासपुर के राजा हुआ करते थे। इनके द्वारा 1654 में बिलासपुर की राजधानी जो था वो, बिलासपुर को पहले कहलूर कहते थे, तो कहलूर की राजधानी इनके द्वारा सुनहानी से शिफ्ट की गई थी और ब्यास गुफा यानी कि ब्यासपुर में जो था वो स्थापित की गई थी, जो अभी आपको बिलासपुर के रूप में देखने को मिलता है। इनके द्वारा 1654 में बिलासपुर शहर की स्थापना भी जो था वो की गई थी। धौलरा में जो महल है, धौलरा महल का निर्माण भी जो था वो इनके द्वारा करवाया गया था। चलो इतना ध्यान रख लिया दीपचंद के बारे में। दीपचंद के बाद आए भीमचंद। भीमचंद जो था वो दीपचंद के बेटे थे। तो भीमचंद जो था वो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन भी थे। इनके साथ गुरु गोविंद सिंह की दोस्ती भी रही, इनके साथ गुरु गोविंद सिंह के युद्ध भी हुए थे।
गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहलूर की यात्रा 1682 में की गई थी। कहलूर के राजा इन जो भीमचंद थे 1686 में ये जो भंगाणी साहिब का युद्ध हुआ था इसमें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इनको हार देखनी पड़ी थी या फिर हारे थे यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने एक यूनाइट होकर जो था वो युद्ध भी लड़ा था बाद में मुगलों के खिलाफ। ये नदौड़ में जो था वो युद्ध लड़ा गया था। परंतु यहाँ पर ये तो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हो गए। जो बिलासपुर का स्थापना हुई, गुरु गोविंद सिंह समकालीन हुए, जो भंगाणी साहिब का युद्ध 1686 में हुआ, वो सारे जो है वो जीके के क्वेश्चंस हुए। अब कहानी देखिए क्या थी। बिलासपुर की रानी हुआ करती थी कुमकुम देवी, और कुमकुम देवी जो था ना ये हुआ करती थी भीमचंद की सौतेली माँ। भीमचंद की सौतेली माँ हुआ करती थी और भीमचंद की सौतेली माँ कुमकुम देवी की एक बेटी भी हुआ करती थी। इस रियासत में एक वजीर हुआ करता था। वो वजीर बड़ा ही चालाक था और उस वजीर ने ये सारी की सारी कहानी जो था ना वो बिगाड़ दी यहाँ से। कुमकुम देवी के साथ जो है वो एक और वजीर जो है वो मिलता है। वजीर बड़ा ही तेज था, बड़ा ही चालाक था, वो सबका खास बना रहता था। कई लोग होते हैं ना ऐसे कि जो सबके साथ अच्छे से बना कर रखेंगे, मतलब सगे किसी के नहीं होंगे, अच्छे से बनाकर रखेंगे, कभी किसी के साथ बिगाड़ेंगे नहीं। बस वैसा ही वो वजीर था एग्जैक्टली। उसने क्या किया, कुमकुम देवी के साथ अपने अच्छे संबंध बनाकर रखे थे। मतलब एक मुंह लग था, कहते हैं ना मुंह लग है, मतलब बिगाड़ नहीं सकता उसके साथ कोई, सबके साथ अच्छे बनाकर रखी थी। दूसरी ओर जो भीमचंद की माँ थी उनका नाम था जलाल देवी। जलाल देवी भीमचंद की सगी माँ हुआ करती थी। तो अब ये जो वजीर था ना रियासत का, ये क्या किया इसने, ये जलाल देवी के पास जाता है और जलाल देवी के पास जाता है, जलाल देवी से कहता है कि कुमकुम देवी जो है वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है, तो तुम क्या करो। जलाल देवी को कहा कि अपने भतीजे की शादी जो है ना वो करवा दो कुमकुम देवी की बेटी के साथ। ठीक है जी। अब जलाल देवी जो हुआ करती थी ना, जलाल देवी मंडी के राजा की राजकुमारी हुआ करती थी। मतलब मंडी के राजा की वो उस टाइम राजकुमारी हुआ करती थी, जिसकी शादी यहाँ पर आकर हुई थी बिलासपुर में। तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है भाई मैं तो शादी करवा दूंगी, परंतु तुम क्या करो, तुम कुमकुम देवी से जाकर बात करो। अब कुमकुम देवी से जाकर जो था वो बात की। कुमकुम देवी ने साफ कह दिया कि भाई मैं तो अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगी इसके साथ। अब वजीर चालाक था, वजीर फिर से जाता है जलाल देवी के पास। वो बड़ी नमक मिर्च लगाकर जो है बातों को वहां पर बताता है, जिससे जो है वो जो मंडी की रानी थी, मतलब जो जलाल देवी थी, उसको गुस्सा आ जाता है। उसको मंडियाली रानी भी बोलते थे, तो क्योंकि वहां से थी वो राजकुमारी, वहां की हुआ करती थी। तो वो रानी जो है वो क्या करती है, वो जो है वो अब खुद जो है वो मिलने आती है कुमकुम देवी के साथ। अब कुमकुम देवी को ये बात पता चलती है। कुमकुम देवी को पता चलता है कि जो रानी है वो मिलने आ रही है। कुमकुम देवी डर जाती है, उसको डर था कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गलत होगा। तो कुमकुम देवी ने अपनी बेटी, अपनी दासी, अपने पालतू जानवरों के साथ एक झोंपड़ी में घास फूस डाला, खुद को आग लगा दी और वहां पर आत्महत्या जो था वो कर ली थी। सभी वहां पर जल गए, सभी वहां पर मर गए। कुमकुम देवी, उसकी बेटी, उसकी दासी, उसके पशु, वो सारे वहां पर जलकर जो था वो मर गए थे। फिर कहते हैं कि यहाँ से बड़ा हाहाकार मचा था। भीमचंद भी बड़े निराश यहाँ से हुए थे। भीमचंद ने जो है वो वजीर का जब षड्यंत्र समझा यहाँ पर, तो वजीर को तो फांसी दे दी, परंतु भीमचंद को कहीं ना कहीं पर ऐसा लग रहा था कि वो भी इसके दोषी हैं। तो भीमचंद ने जो था वो सारा राज्य जो था वो छोड़ने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मैं संन्यास धार लूंगा। चुपचाप वो रातों रात संन्यास धारने के लिए चले भी गए थे। परंतु उसी रात उनके सपने में जो है उनकी सौतेली माँ आती है। उसने जो है राजा को कहा भीमचंद को कि भाई तो अपनी रियासत वापिस जा और वहां पर जाकर जो है अपना राजपाट संभाल ले, और ऐसा करना कि जो बाबा नाहर सिंह का मंदिर है वहां पर, बाबा नाहर सिंह के मंदिर के सामने जो है वो मेरी और मेरी बेटी की एक एक मूर्ति रखना, जहां पर पूजा पाठ किया करना, तब तेरे को कुछ नहीं होगा, तब यहाँ पर समृद्धि बनी रहेगी। तो वैसा ही किया गया था। भीमचंद के द्वारा वहां पर मूर्ति स्थापित करवाई गई थी। आज भी नाहर सिंह मंदिर के सामने मूर्ति जो है वो है कुमकुम देवी और उसकी बेटे की। परंतु अब यहाँ पर ना कुल्लू के साथ भी इसका लिंक जो है वो बनता है। कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह जो अभी सांसद भी रह चुके हैं, वो एक लेखक जिनका नाम शक्ति सिंह चंदेल है, उनकी किताब है बिलासपुर थ्रू द सेंचुरी पुस्तक। इनके साथ जो है वो कहते हैं, उनके साथ ये कहते हैं कि बिलासपुर के राजा दीपचंद जो थे ना, दीपचंद जो भीमचंद के पिता थे, उन्होंने जो था वो कुल्लू से शादी की हुई थी और कुमकुम देवी के साथ जो था वो उन्होंने शादी की हुई थी। उनका कहना यह है कि उन्होंने कुमकुम देवी के साथ तो शादी की ही थी, परंतु उनकी एक बहन थी कुमकुम देवी की, उसके साथ भी जो था वो शादी की हुई थी। और इस कहानी को फिर आगे बढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि कुमकुम देवी तो मर गई थी, वो तो थी परेशान, उसने सुसाइड कर लिया था, एक तरह से आत्महत्या कर ली थी, उसने आत्मदाह कर लिया था। परंतु कुमकुम देवी की जो बहन थी अब उसको परेशान किया जाने लगा। कुमकुम देवी की बहन जो था वो उसको रात को लोग सोने नहीं देते थे, दुखी करते थे। अब वो इतनी परेशान हो गई थी, उसने एक दिन रात को दुखी होकर राजमहल छोड़ने का
जो था वो डिसाइड कर लिया कि अब वो राजमहल छोड़ देगी। उसने अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार कर वो चली गई। उसको गुस्सा था, वो चाहती थी कि कहलूर रियासत का कपड़ा भी वो अपने साथ लेकर नहीं जाएगी। तो बिल्कुल वो बिना कपड़ों के जो था वो चल पड़ी। और उसने इस बात को जो था वो कुल्लू के साथ भी शेयर किया था। मतलब कुल्लू में उसके मायके थे तो उसने अपने मायको वालों के साथ भी ये बात कही थी। अब मायको वालों ने जो था वो कहा था कि भाई देख, बेटी की जाती है डोली, अब तेरी डोली हमने यहाँ से भेज दी है, अब तू यहाँ पर नहीं आएगी। तो उसको उस बात का भी गुस्सा था। अब उसने क्या किया, कहलूर को छोड़ने का जो है वो उसने डिसाइड कर लिया था। अब कहलूर को छोड़कर वो जा रही थी। कहलूर को छोड़कर जा रही थी तो रास्ते में एक जंगल था। जंगल में उसको एक व्यक्ति मिलता है। व्यक्ति वहाँ पर मिलता है, उसने कपड़ों का एक गठड़ा सर पर उठाया हुआ था। उसने सारी कहानी पूछी कि भाई तू ऐसे क्यों है, क्या मतलब क्या पूरा किस्सा है। तो उसने सारी बात बताई और उसने कहा कि ले कपड़े पहन ले और अपना शरीर ढक ले और फिर से वापस महल चली जा। परंतु वो नहीं जाना चाहती थी। वो बिलासपुर की तरफ जो था वो चली गई। बिलासपुर से तरफ वो कुल्लू की तरफ चली गई बिलासपुर से। और कुल्लू जाकर पहुंचती है। जाकर कुल्लू में माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है नगर में, जो कि पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। नगर में वो माता त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में जाकर पहुंचती है और वहां पर उसने अपने प्राण जो था वो त्याग दिए थे। अब कहा जाता है कि उसने मरते मरते बिलासपुर वालों को ये श्राप दिया था कि बिलासपुर शहर जो है वो पानी में डूब जाएगा। और हुआ वही, बिलासपुर तो पानी में डूब गया था। आपने देखा था कि जब बांध बनता है तो बिलासपुर पानी में डूबा था। परंतु उसने दुखी होकर अपने मायके वालों, इनको कुल्लू वालों को भी ये शाप जो था वो दिया था कि तुम्हारी जो लड़कियां हैं उनका विवाह तो होगा परंतु वो सुख से वंचित रहेंगी, उनको सुख नहीं मिलेगा। तो ये उसने श्राप यहाँ पर दिया था। और देखने को मिलता है कि कुल्लू राज परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं जो था वो आने लगी थी रानी की आत्महत्या के बाद। और इसलिए कुमकुम देवी का बिलासपुर के इतिहास में एक अलग स्थान है। और कुल्लू के वर्तमान राजा जो हैं, मतलब जो महेश्वर सिंह जी हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। महेश्वर सिंह जी जो है वो बिलासपुर के धौलरा मंदिर में भी समय पर जाते रहते हैं। वहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो करते रहते हैं ताकि सुख समृद्धि जो है वो अब वहाँ पर बनी रहे। तो ये पूरी कहानी थी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा होगा परंतु ये कहानी थी बिलासपुर की, कुमकुम देवी की। ये किताबों पर पढ़ने तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी कहीं पर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर एओ ह्यूम केम टू शिमला। तो बोलते हैं भारतीय सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे एओ ह्यूम, वो शिमला कब आए थे। वो शिमला 1882 में आए थे। यहीं पर उनके मन में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार करने का जो है ये विचार भी उनके मन में जो था वो आया था। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी की थी। शिमला के ये कौन से भवन में जो था वो रहते थे एओ ह्यूम। तो रोथनी कैसल बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग का नाम आपने ध्यान रखना है। रोथनी कैसल बिल्डिंग का नाम है जहां पर ये रहते थे। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है यहाँ की जहाँ पर एओ ह्यूम के मन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। बोलते हैं सुजानपुर टीहरा में ताल पर जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। सुजानपुर टीहरा में ताल एक जगह है, वहाँ पर एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। ये कब आयोजित किया गया था। ये 1927 में आयोजित किया गया था। और सीधा 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। 100% बात के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बोलते हैं सुशासन सूचकांक 2023-24 में शीर्ष स्थान पर किस जिले को जो है रखा गया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात की जा रही है। कल भी मैंने बताया था आपको, जब पेपर 1 डिस्कस किया था एक प्रीवियस, और उससे पहले भी गिरिराज पत्रिका में हमने ये पहला ही क्वेश्चन पढ़ा है नवंबर महीने के पहले ही पार्ट में। बोलते हैं कांगड़ा जिला जो है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर जो है वो रहा है। 1865 में चंबा रियासत के सुप्रीडेंट कौन हुआ करते थे। तो ये कैप्टन फोर्ब्स जो था वो हुआ करते थे। 1869 में चंबा के जो सुप्रीडेंट हुआ करते थे। यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि 1863 में जो था वो मिस्टर ब्लेयर रेड हुआ करते थे। एक ब्लेयर रेड जो था वो चंबा के सुप्रीडेंट जो था वो अपॉइंट किए गए थे। कौन? ब्लेयर रेड हुआ करते थे। ये चंबा के सुप्रीडेंट जो था वो अपॉइंट किए गए थे 1863 में। 1863 में ये अपॉइंट किए गए थे। और 1865 की जब बात की जाए तो कैप्टन फोर्ब्स हुआ करते थे। कैप्टन फोर्ब्स को शिमला का जो था वो चंबा का जो था वो सुप्रीडेंट बनाया गया था ब्लेयर रेड के बाद। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ से 1863 और 1865 का। बोलते हैं भारत में इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 सितंबर को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सीधे तौर पर ये 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आगे बोलते हैं वर्ष 2025 में पहला खो खो विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 2025 में ये पहला खो खो विश्व कप होगा। खो खो का भी वर्ल्ड कप होगा और ये आयोजित किया जाएगा इंडिया में। ये ध्यान रखना है, अपने देश भारत में ये आयोजित किया जाएगा। पेपर 1 में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलते हैं 45th
नंबर का जो शतरंज का ओलंपियाड होगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो वो बुदापेस्ट हंगरी में जो है वो आयोजित किया जाएगा, बुदापेस्ट हंगरी में इसको आयोजित किया जाएगा। आगे बोलते हैं तमिलनाडु के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जन्म शताब्दी पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया, तो ये KM करुणानिधि थे, जिनकी जो है वो जन्म शताब्दी पर जो है वो एक सिक्का जारी किया गया, KM करुणानिधि। बोलते हैं पुरुषों की जो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है हॉकी की, उसमें कितनी बार भारत को जो है वो विजय मिली है, भारत ने कितनी बार वो जीती है, भारत ने 5 बार जो है वो जीती है। और अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो उसमें नेशनल इंटरनेशनल जीके का पार्ट 2 देखना, उसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमने पढ़ा है कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जो है वो ओमान मस्कट में हुआ, उसमें कौन से देश को विजय मिली है, तो उसमें जो है वो भारत को ही विजय मिली है और भारत ने पाकिस्तान को उसमें हराया है। आगे बोलते हैं भारतीय टेनिस के किस खिलाड़ी को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो वो रोहन बोपन्ना को दिया गया। वर्ष 2024 में किस ऐतिहासिक लड़ाई की 127वीं नंबर की वर्षगांठ मनाई गई, तो वो सारागढ़ी की लड़ाई थी जिसकी 127वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये जो बैटल ऑफ सारागढ़ी थी ये 12 सितंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 12 सितंबर 1897 में हुई थी। 12 सितंबर 1897 में जो था ये बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी। तो इतना आपने ध्यान रखना है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले देखो, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट होती है, क्विजीज वहाँ पर टाइम टू टाइम हम अपलोड करते रहते हैं, PDFs वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जो भी एग्जाम रिलेटेड डाटा होता है वो सारा आपको मिल जाता है। तो आप हमें ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर्म इन हिमाचल प्रदेश, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कितने नए नगर निगम बनाए गए। पिछली वीडियो में हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था और मैंने डिटेल से वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिख रहे थे, नगर निगम और ग्राम पंचायतों ग्राम निगम के बारे में बताया था, वो आप कमेंट करके अभी बताएंगे इसके बारे में। इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।